गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र पॉलिटी का क्लास 9 देखने जा रहे हैं। क्लास 8 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आपका पॉलिटी का 10 बजे वीडियो अपलोड करके प्लेलिस्ट में डाला रहेगा। और हिस्ट्री का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से बीपीएससी घटना चक्र का पूरा विस्तृत रूप से और काफी स्पीड तरीके से बताया गया, आप वहां पे देखिए। काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और आपका बीपीएससी घटना चक्र हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करा दिया गया और उसके बाद अब ज्योग्राफी और या साइंस, ये दोनों में से क्लास शाम को 7 बजे लिया जाएगा। तो चलिए क्लास देखते हैं। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। क्वेश्चन नंबर 2, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा का ए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217(1) के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2 तिहाई द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। तीसरा का बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है। कौन? गुवाहाटी। एक सी हो जाएगा, जो कि असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली, दमन, दीव तथा गोवा है। कौन कौन महाराष्ट्र का है? जो मुंबई का, दादर, नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा। इसलिए विकल्प आपका ई हो जाएगा यहाँ पे, कोई भी नहीं, क्योंकि गुवाहाटी भी होता है और डी भी, मुंबई भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समझ का प्रकार है। पांचवा का बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट, स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट, पांचवा का बी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1987 ईस्वी में। पहला का डी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से
या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है राज्य की सहमति के बिना। तीसरा का डी, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद को भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है तथा इस संदर्भ में किसी राज्य या राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। आपात उपबंध से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है कब? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यान है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा संबंधित है। अनुच्छेद 352। तीसरा कड़ी, ये 70 बीपीसी में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राज्य में तो गवर्नर के। चौथा का सी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन उस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 1, 3, 4, दूसरा नहीं। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना के लिए। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान भाग 18 में अनुच्छेद
352 से 60 तक नहीं थे। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीनों तक जारी रहता और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त आयोग से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ना आपका शेयर हो रहा है ना सब्सक्राइब हो रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो चलिए क्लास देखते हैं वित्त आयोग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आपका पहला का सी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है। संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अंततः यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, नेट प्रोसीड्स के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो 280 के तहत, दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा, चौथा का ए। योजना आयोग और नीति आयोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष तथा इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इस स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324, पहला का ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव, दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। क्वेश्चन नंबर 4, आम चुनाव में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कब? 61वें संशोधन द्वारा, चौथा का सी।
क्वेश्चन नंबर 5, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तब पांचवा का ई। भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभा को के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा तथा लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही यह भी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद सत्र के सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को। छठा का सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये होगा आपका M3। अब राजनीतिक दल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना होगा? तो पहला का ई हो जाएगा। चलिए यहां से देखते हैं इसका विस्तृत रूप से। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती हो। उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यसभा के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। कितना प्रतिशत? 6% कम से कम मत और 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। तो इससे ये भी गलत हो जाएगा। 4 या सिद्ध राज्यों में वैध वोट का 10% नहीं, 6%। 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, ये भी गलत है। सब देखते, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। इससे प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को गिना जाएगा तथा वे सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हो। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दल विरोधी कानून से। दूसरा का डी। क्वेश्चन नंबर 3, आम आदमी पार्टी है क्या राष्ट्रीय पार्टी?
अब राष्ट्रीय पार्टी ये हो गया तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तेलुगु देशम पार्टी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांचवा का डी हो जाएगा। 1 2 3 4। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल हुआ है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। अब ये हो गया है चेंज। अब 6 राष्ट्रीय 48 राष्ट्रीय दल ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। कौन कौन? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से राजनीतिक दलों को सूचीबद्ध कीजिए। राजनीतिक दल स्थापना के वर्ष, तो छठा का आपका बी हो जाएगा। राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना, पहला का ए का फर्स्ट 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तीसरा 1925 में। भारतीय बहुजन समाज पार्टी 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में। बहुजन समाज पार्टी की 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1998 में। संविधान संशोधन से रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया? संवैधानिक प्रावधान के अनुसार प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो पहला का सी, भाग 20 अनुच्छेद 368। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए। साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 2, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नामित किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन कानून से। तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। चौथा का सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। पांचवा का बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन नियम। छठा का ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 7वां का आपका डी सही होगा। दूसरा और तीसरा, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 47। में से कौन सा गलत कथन है? तो आपका दूसरा और तीसरा गलत कथन है और पहला चौथा सही है। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। चलिए इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के बहुमत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया तथा अनेक नए प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। इसके जरिए निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए या संशोधित किए गए। इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 है। एवं पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A। इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधान सभाओं मंडलों के सदस्यों के अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत ए कथन में 1 का 4 सही है जबकि कथन 2, 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस और किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 8वां का बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या अधिकतम संख्या निर्धारित की थी? तो 91वें संविधान संशोधन ने। 9वां के ए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में जोड़े गए खंड 1 के तहत यह उपबंधित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित यात्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? 91वें संशोधन द्वारा। 10वां का सी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन द्वारा। 11 का डी। अब राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सर राजभाषा से क्वेश्चन कल क्लास में देखते हैं दोस्तों। तो थैंक यू। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।